Good morning, dear students. Have a nice day. एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। देखिए, अब तक हम आपको चार चैप्टर बॉटनी में और 2 चैप्टर जूलॉजी में आपको पढ़ा चुके हैं। जस्ट नाउ वी हैव कंप्लीटेड 6 चैप्टर, 4 चैप्टर्स इन बॉटनी एंड 2 चैप्टर्स इन जूलॉजी। इज इट राइट? आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अध्यावरणीय तंत्र। मानव का अध्यावरणीय तंत्र पर आपसे बात करेंगे। देखिए, मानव का अध्यावरणीय जो तंत्र होता है, ये जो चैप्टर आपको दिया हुआ है वो आपकी RBSc 12th बुक का 21 चैप्टर है। यानी कि आज हम राजस्थान बोर्ड RBSc की जो बुक है 12th क्लास की, उसके 21वें चैप्टर का अध्ययन करना हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, बायोलॉजी क्लास 12th लेसन नंबर 21। लेसन पाठ का नाम है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का अध्यावरणीय तंत्र। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, ठीक है। इंटीग्यूमेट्री अध्यावरणीय तंत्र पर आपसे बात करेंगे, ठीक है। अध्यावरणीय तंत्र क्या है, एक बार फिर आपको बता दें, 12th RBSc की जो बुक है, 12th RBSc की बुक है वो मेजरली 2 पार्टों में बांटी गई है। फर्स्ट वन बॉटनी, सेकंड वन जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी जो है उसमें 1 से लेकर के 20 चैप्टर हैं और 21 से लेकर के 42 जो चैप्टर हैं वो जूलॉजी में, ठीक है। यानी कि टोटल बुक के अंदर 42 चैप्टर्स हैं। देखिए, हम जो अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो जूलॉजी पढ़ा रहे हैं, और जूलॉजी में भी हमने आपको सबसे पहले पढ़ाते वक्त आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं मानव कार्य की प्रथम, ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट। ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट का ये फर्स्ट चैप्टर है जिस पर आज आपसे हम बात कर रहे हैं 21। सेकेंड हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं, 23 चैप्टर इज आल्सो स्टडीड बाय यू। आप लोग पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र आप पढ़ चुके हो, और पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बाद आज हम आपसे इंटीग्यूमेट्री सिस्टम पर बात कर रहे हैं, अध्यावरणीय तंत्र, ठीक है। अध्यावरणीय तंत्र क्या है, देखिए, आइए देखिए, लेट अस स्टार्ट अबाउट इंटीग्यूमेट्री सिस्टम इन ह्यूमन। ओके, मानव में अध्यावरणीय तंत्र क्या है, सबसे पहले समझना होगा। आप सबसे पहले देखिए कि तंत्र क्या है। आपको मालूम है कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। मानव का शरीर या जीवों का शरीर किससे मिलकर के बना है? जीवों का शरीर किससे बना हुआ है? ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और आपको बताया कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? ऊतकों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ऊतकों का, टिश्यूज का क्या करती है? निर्माण करती है।
ऊतक जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, वो कंबाइन होकर के मिलकर के मानव के शरीर के अंदर या जीवों के शरीर के अंदर अंगों का क्या करता है, निर्माण करता है। और अंग मिलकर के मानव के शरीर के अंदर क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के तंत्रों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मानव के अंदर कितने तंत्र पाए जाते हैं, 11 तंत्र पाए जाते हैं। 11 सिस्टम्स इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, 11 तंत्र पाए, जिनमें आपको हम 2 तंत्रों पर बात कर चुके हैं। तीसरा तंत्र है जिस पर आपसे हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको हम बता दें, मानव में ये तंत्र आपकी समझ में आ गया। और तंत्र जो होते हैं वो मानव के शरीर की जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने में क्या होते हैं, सहायक। यदि कोई भी एक तंत्र कार्य करना बंद कर दे तो मानव की जैविक क्रियाएं क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी और मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आपको हम बता रहे हैं कि हम बात करने जा रहे हैं। आपको ये तो पता लग गया सिस्टम क्या है, तंत्र क्या है। ठीक है, तो मानव का शरीर कोशिकाओं से बना है, कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करते हैं, ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव में 11 तंत्र पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अध्यावरणीय तंत्र पर। ठीक है, अध्यावरणीय तंत्र, अध्यावरणीय तंत्र इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। ठीक है, अध्यावरणीय तंत्र। देखिए अध्यावरणीय तंत्र क्या है, आपको बता दें, मानव में अध्यावरणीय जो तंत्र होता है वो त्वचा और उसके व्युत्पन्नों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। अध्यावरणीय तंत्र किससे मिलकर के बना होता है, त्वचा। अध्यावरणीय तंत्र या इंटीग्यूमेटरी सिस्टम जो होता है वो स्किन एंड इट्स ड्राइव्स का अर्थ होता है व्युत्पन्न। ठीक है, ड्राइव्स का अर्थ क्या होता है, व्युत्पन्न। मानव में अध्यावरणीय तंत्र त्वचा और उनके व्युत्पन्न संरचनाओं के द्वारा क्या है, बना हुआ होता है। मानव में अध्यावरणीय तंत्र त्वचा के द्वारा और उनके किसके द्वारा बना होता है, ड्राइव्स स्ट्रक्चर। ड्राइव स्ट्रक्चर का अर्थ होता है व्युत्पन्न संरचनाओं के द्वारा। तो मानव में अध्यावरणीय जो तंत्र होता है, जैविक तंत्र होता है जो स्किन और विभिन्न प्रकार के व्युत्पन्न संरचनाओं से मिलकर के क्या है, अध्यावरणीय तंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अध्यावरणीय तंत्र ये स्किन और ड्राइव से मिलकर के बना होता है। आपको बता दें ड्राइव्स कौन कौन से होते हैं, व्युत्पन्न संरचनाएं कौन से होते हैं। मानव में जैसे बाल होते हैं, हेयर, ठीक है, या नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, ये व्युत्पन्न संरचना है। या आपको बता दें एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखिए मानव में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, एक होती है बहिर्स्रावी ग्रंथि जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है कि ये शरीर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो शरीर के अंदर पाई जाते हैं, परंतु ये शरीर से बाहर की ओर अपने पदार्थों का क्या करती है, श्रावण करने का कार्य करती है। शरीर से बाहर की ओर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का श्रावण करती है। जैसे मैं आपको 2 ग्रंथियों के बारे में बात कर रहा हूं, तेल ग्रंथि, ऑयल ग्लैंड आपने नाम सुना होगा, ऑयल ग्लैंड, और दूसरा आपको पढ़ा होगा सेबेशियस ग्लैंड पढ़ी होगी, या श्वेत ग्रंथियां आपने पढ़ी होंगी, श्वेत ग्रंथियां जिनसे आपको पसीना आता है। तो ये श्वेत ग्रंथियां होते हैं, ऑयली ग्लैंड्स होते हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो मानव के शरीर के अंदर तो पाई जाती है, परंतु वो शरीर के बाहर क्या करते हैं, अपने पदार्थों का क्या करती है, श्रावण करने का कार्य करती है। श्वेत ग्रंथियां अंदर पाई जाती है, परंतु त्वचा की ऊपरी सतह, ये त्वचा है, इस पर क्या आते हैं, आपके पसीने। तो ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये यानी कि आपने देखा ये व्युत्पन्न संरचना है, ठीक है। तो मानव में अध्यावरणीय तंत्र त्वचा और व्युत्पन्न संरचनाओं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। बात करते हैं त्वचा जो होती है, मानव के अंदर जो त्वचा होती है
ये मानव के शरीर के सबसे बाहरी आवरण का क्या करती है, निर्माण करती है। या हम कह सकते हैं मानव के शरीर को बाहर से बाह्य आवरण, मानव का जो शरीर होता है वो विशेष प्रकार के आवरण, एक विशेष प्रकार के बाह्य आवरण के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ होता है। मानव का शरीर एक विशेष प्रकार के बाह्य आवरण के द्वारा घिरा हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, त्वचा कहते हैं। या हम कह सकते हैं त्वचा जो होती है वो मानव के शरीर के बाह्य आवरण का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, त्वचा जो होती है वो मानव के शरीर के कौन से आवरण का निर्माण करती है, बाह्य आवरण का क्या करती है, निर्माण। इसलिए अब हम आपको अध्यावरणीय तंत्र की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि ऐसा तंत्र जो त्वचा और उसके व्युत्पन्न संरचनाओं के द्वारा, ऐसा तंत्र जो त्वचा और उसके व्युत्पन्न संरचनाओं के द्वारा या व्युत्पन्न संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। ऐसा तंत्र जो त्वचा और उसके व्युत्पन्न संरचनाओं से मिलकर के बना होता है उसे अध्यावरणीय तंत्र कहते हैं। ठीक है, such type of system which is made up of skin and its drive structure, that is known as integumentary system, that is known as integumentary system। ये तो गया हमारा अध्यावरणीय तंत्र। ये अध्यावरणीय तंत्र का निर्माण मानव के अंदर किस प्रकार से होता है, जब मानव भ्रूणी अवस्था में होता है। ठीक है, कौन सी स्टेज में होता है, भ्रूणी अवस्था में होता है। यानी कि अध्यावरणीय तंत्र की ओरिजिन कैसे होती है, उत्पत्ति कैसी होती है, अध्यावरणीय तंत्र की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो आपको पता है जब मानव भ्रूणी अवस्था में होता है, एम्ब्रोनिक स्टेज में होती है। ठीक है, तो एम्ब्रोनिक स्टेज के अंदर आपको पता है, आपको हमने बताया था कि मानव में निषेचन के बाद क्लीवेज होता है, फिर ब्लास्टुला, फिर क्या आता है, गैस्टुला आता है। और गैस्टुला अवस्था में 3 जनन स्तरों का क्या होता है, निर्माण होता है। 3 जर्मिनल लेयर्स इज फॉर्म। पहली होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है मीजोडर्म, तीसरी होती है एंडोडर्म। एक्टोडर्म और मीजोडर्म की जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा ये अध्यावरणीय तंत्र का क्या होता है, निर्माण। इसलिए आपको हम कह सकते हैं अध्यावरणीय तंत्र की जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूणी अवस्था में एक्टोमीजोडर्मल सेल से होती है। कौन सी सेल से होती है, मीजोडर्मल सेल से होती है। अध्यावरणीय तंत्र की जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, वो किसके द्वारा होती है, एक्टोमीजोडर्मल सेल्स के द्वारा होती है। ठीक है, एक्टोमीजोडर्मल सेल्स के द्वारा अध्यावरणीय तंत्र की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इज इट क्लियर? देखिए अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनना है। मानव का जो त्वचा होती है, ये त्वचा है, ये सबसे भारी आवरण होता है। ठीक है, और ये त्वचा होती है, ये मानव के अंदर एक देह भित्ति के रूप में भी कार्य करती है। मानव की जो देह भित्ति होती है, यानी कि ये जो त्वचा होती है वो मानव के शरीर के अंतः कंकाल का भी क्या करती है, निर्माण करती है। मानव के शरीर के अंतः कंकाल का जो निर्माण किया जाता है, या अंतः कंकाल और पेशी या अन्य जो कोशिकाएं होते हैं या अन्य जो ऑर्गन्स होते हैं, उन सभी को घेरे रखने का कार्य कौन करता है, त्वचा का। अर्थात त्वचा जो होता है वो मानव की पेशियां होती हैं, अंतः कंकाल होती है, उन सभी को क्या करती है, घेरे रखने का क्या करती है, कार्य करती है। क्या करती है, उन सभी को घेरे रखने का कार्य करती है और मानव को एक विशेष आकार प्रदान करने का भी क्या करती है, कार्य करती है। एक निश्चित फिगर जो आपको प्रदान किया जा रहा है वो त्वचा के माध्यम से ही किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, त्वचा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसलिए त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ डर्म या स्टडी ऑफ स्किन, दैट इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। आपसे पूछा जाए कि डर्मेटोलॉजी किसे कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी। आपको बता दें त्वचा जो होती है उसकी औतकी हम पढ़ाएंगे, और त्वचा की जो संरचना होती है, औतकी होती है, वो 2 स्तरों से मिलकर के बनी होती है, एपिडर्मिस और दूसरी होती है डर्मिस। डर्मिस का अर्थ होता है डर्म, डर्म का अर्थ होता है स्किन, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। स्टडी अबाउट स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। ठीक है,
स्टडी अबाउट स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी, जिसके अंतर्गत त्वचा का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, त्वचा का अध्ययन किया जाता है, उसे डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। ये विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्वचा का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। मैं आपसे बात कर रहा है कि मानव की जो शरीर की देह भित्ति होती है, बॉडी वॉल होती है, वो बॉडी वॉल, त्वचा की जो बॉडी वॉल होती है वो किन किन से मिलकर के बनी होती है। तो त्वचा की जो बॉडी वॉल होती है या त्वचा की जो देह भित्ति होती है, ठीक है, या त्वचा का जो देह भित्ति होती है वो पेशी स्तरों से मिलकर के बनी होती है, साथ में किससे बनी होती है, देह गुह्य उपकला कोशिकाओं से मिलकर के देह भित्ति बनती है। ठीक, त्वचा का पेशीय स्तर, त्वचा का कौन सा स्तर, पेशीय स्तर, और देह गुह्य उपकला कोशिकाओं के द्वारा देह भित्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देह भित्ति का निर्माण किस किस के द्वारा होता है, बॉडी वॉल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, स्किन मसल सेल्स के द्वारा, स्किन की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा, मसल सेल्स के द्वारा, और दूसरा होता है सीलोमिक एपिथेलियम सेल के द्वारा, सीलोमिक एपिथेलियम सेल के द्वारा। तो त्वचा का पेशीय स्तर और भ्रूणीय उपकला कोशिकाओं से देह भित्ति का क्या होता है, निर्माण। इसका निर्माण होता है, देह भित्ति का निर्माण। आपको बता दूं कि त्वचा जो होती है उसमें संयोजी ऊतक, त्वचा जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, और संयोजी ऊतक जो होते हैं वो पेशियों को जोड़े रखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। भाई ये त्वचा का बाह्य स्तर है एपिडर्मिस, और इस एपिडर्मिस के अंदर की ओर क्या पाए जाते हैं, डर्मिस पाया जाता है, और ये डर्मिस के अंदर क्या पाए जाते हैं, नीचे की ओर संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। ये संयोजी ऊतक नीचे क्या करती हैं, पेशियों को जोड़े रखने का क्या करती है, कार्य। मानव की जो त्वचा होती है, आपको बता दें, मानव की जो त्वचा होती है वो, उस पर मेलानिन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, कौन सा वर्णक पाया जाता है, मेलानिन वर्णक पाया जाता है। मानव की त्वचा पर मेलानिन वर्णक पाया जाता है, जो मानव की त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य क्या करता है, मानव की त्वचा पर मेलानिन वर्णक पाया जाता है, जो त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव की त्वचा पर मेलानिन वर्णक पाए जाते हैं, साथ में मीजोडर्मल कोशिकाएं क्या है, पाई जाती है। ठीक है, तो मानव की त्वचा पर मेलानिन वर्णक और मीजोडर्मल सेल्स क्या है, पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मीजोडर्मल सेल्स पाई जाती है। वैसे अगर हम इसको और भी डिटेल से पढ़ना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मानव की त्वचा पर 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। एक होते हैं मेलानिन वर्णक, दूसरे होते हैं कैरोटीन, ठीक है, तीसरा होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, परंतु हम उसको यहाँ पर क्लियर बता नहीं रहे हैं, केवल आपको नाम बोल करके यहाँ हमने बात समाप्त कर ली। अब हम बात करते हैं मानव के त्वचा की औतिकी, हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन स्किन। ठीक है, मानव की त्वचा की औतिकी पर हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन स्किन, मानव की त्वचा के औतिकी पर बात कर रहे हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन स्किन। देखिए, मानव की जो त्वचा होती है वो मुख्य रूप से 2 स्तरों से मिलकर के बनी होती है। मानव की त्वचा कितने स्तरों से मिलकर बनी होती है, 2 स्तरों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है।
पहला स्तर है सबसे भारी स्तर होता है जिसको क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा। ठीक है, बाह्य त्वचा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम अधिचर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिचर्म। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मानव की औतकी जो होती है वो मुख्य रूप से दो स्तरों से या दो परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाह्य स्तर होता है उसे अधिचर्म कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। और दूसरा जो स्तर होता है वो कौन सा कहलाता है, जो अधिचर्म के नीचे होता है, जिसे क्या कहा जाता है, चर्म। ठीक है, जिसे किस नाम से जानते हैं, डर्मिस के नाम से जानते हैं। तो मानव की जो त्वचा होती है उसके दो स्तर होते हैं, अधिचर्म और चर्म। ठीक है, इन दो स्तरों से मिलकर के बनी होती है। अगर और भी हायर क्लासेस में आप पढ़ना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मानव की जो त्वचा होती है उसके अंदर 3 स्तर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तीसरा, अगर हम आपकी आरबीएसई के अनुसार हमने आपको बता दिया है, आरबीएसई के अनुसार, और भी अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो ये क्या पाई जाती है, हाइपोडर्मिस। ठीक है, हालांकि हम इसको अलग से आपकी बुक में चर्चा करेंगे। तो आपको पता लग गया मानव की जो त्वचा होती है उसके मुख्य रूप से कितने स्तर पाए जाते हैं, 2, अधिचर्म और चर्म। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अधिचर्म के बारे में। ठीक है, देखिए अधिचर्म क्या है, ये मानव की त्वचा है, ये सबसे भारी स्तर होता है, सबसे भारी स्तर होता है। ठीक है, मानव की त्वचा का ये सबसे भारी स्तर जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं, अधिचर्म कहते हैं। ठीक है, ये अधिचर्म का जो निर्माण होता है, एपिडर्मिस का जो निर्माण होता है वो भ्रूणी अवस्था में है। मानव में अधिचर्म का जो निर्माण होता है वो भ्रूणी अवस्था में कौन सी कोशिकाओं से होता है, एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होता है, एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होता है। मानव में अधिचर्म का निर्माण भ्रूणी अवस्था में एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होता है। ठीक है, किससे होता है, एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होता है। एक्टोडर्म की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। एक्टोडर्म की कोशिकाओं में क्या नहीं पाई जाती है, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, रुधिर वाहिनी नहीं पाई जाती है। ब्लड वेसल्स इज एब्सेंट इन एक्टोडर्म सेल्स। ठीक है, ये एक्टोडर्म लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर रुधिर वाहिनियां जो होती हैं उनका अभाव होता है, किसमें होता है, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म कहाँ पे पाई जाती है, त्वचा का सबसे बाह्य स्तर होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, एक्टोडर्म के स्तर के नाम से जानते हैं। ये कोशिकाएं कैसी होती है, अधिचर्म का जो लेयर होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। अभी हम इसका उदग्र काट, त्वचा के उदग्र काट का नामांकित चित्र आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि बाह्य त्वचा होती है। चलो हम आपको उसका डायग्राम दिखाई देते हैं यहाँ पे। फिलहाल आप देखिए, हमने आपको ये जो संरचना बनाई है ये बाह्य त्वचा है। यहां तक जो संरचना है ये बाह्य त्वचा है। ठीक है, बाह्य त्वचा जो होती है इसको हम आपको बताएंगे कि बाह्य त्वचा जो होती है वो अनेक परतों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। बाह्य त्वचा जो होती है वो अनेक परतों से मिलकर के बनी होती है, जिन्हें इस तरह जो
ये जो परतें होते हैं वो इस तरह उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। किससे बनी होती है? स्तरित उपकला कोशिकाओं और स्तरित उपकला ऊतकों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, आपको हम बता दें कि स्तरित उपकला कोशिकाएं जो होती हैं ये कहां से कहां, देखिए ये बाहर से अंदर की तरफ अगर बोलेंगे तो ये जो स्तर होगा सबसे बाहर की स्तर उसे बोलते हैं किरण स्तर। कौन सा स्तर के नाम से जानते हैं? किरण स्तर के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटम ऑफ सिरोनियम, स्ट्रेटम ऑफ सिरोनियम के नाम से जानते हैं। इसके नीचे जो पाया जाता है ये वाला जो स्तर आपको हम दिखा रहे हैं, इस स्तर को कहा जाता है, ध्यान से सुनना, इस स्तर को स्वच्छ स्तर के नाम से जानते हैं, स्ट्रेटम ऑफ ल्यूसिडियम के नाम से जानते हैं। ये तीसरा जो स्तर है, ये तीसरा स्तर है। ठीक है, इस स्तर को कौन सा स्तर कहा जाएगा? स्वच्छ स्तर के नाम से जानते हैं। यानी कि अधिचर्म जो होता है या ये बाह्य त्वचा होती है वो 5 स्तरों से मिलकर के बनी होती है। सबसे बाहर किरण स्तर होता है, ठीक है, अधिचर्म का ये दूसरा स्तर होता है किरण स्तर के नीचे, जिसे स्वच्छ स्तर बोलते हैं। स्वच्छ स्तर के नीचे तीसरा स्तर पाया जाता है जिसे कणीय स्तर के नाम से जानते हैं, कणीय स्तर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटम ऑफ ग्रेनुलोसा। ठीक है, ये चौथा स्तर पाया जाता है, ये वाला जो आपको दिखाया गया है, इस स्तर को क्या कहा जाता है? शूल स्तर, स्ट्रेटम ऑफ स्पिनोसम। ठीक है, स्ट्रेटम ऑफ स्पिनोसम, या इसे कौन से स्तर के नाम से जाना जाता है? शूल स्तर के नाम से जानता है। और ये सबसे अंतिम स्तर है जिसे कौन सा स्तर कहा जाता है? अंकुरण स्तर के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेटम ऑफ जर्मिनेटिवम के नाम से, या इसे स्ट्रेटम ऑफ मेलपिगी भी इसी क्या है, कहा जाता है। तो अंकुरण स्तर या मेलपिगी स्तर के नाम से इसको क्या है, जाना। हम आपसे बात कर रहे थे कि मानव के अंदर जो अधिचर्म का स्तर होता है वो कैसा होता है, ये मोटा होता है। ये देखो, ये अधिचर्म का स्तर है, यहां से लेकर के यहां तक का जो स्तर है वो कैसा होता है? बड़ा ही मोटा होता है, थिक लेयर होता है। तो अधिचर्म का जो स्तर होता है वो कैसा होता है? मोटा होता है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। और इनकी कोशिकाओं की जो मोटाई होती है वो मानव के शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर इसकी मोटाई क्या होती है? भिन्न होती है। यानी कि अधिचर्म जो होता है उसकी मोटाई, ठीक है, अधिचर्म की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं की मोटाई होती है वो मानव के शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर इसकी मोटाई कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसे आपको बता दें, हमारी ये हथेलियां, तो हथेली पर अधिचर्म की कोशिकाएं अधिक मोटी होती है, ठीक है। तलवे जो होते हैं, पैरों के तलवे, उन पर अधिचर्म जो होता है, अधिचर्म का स्तर होता है, अधिचर्म की कोशिकाओं का स्तर जो होता है वो मोटा होता है। परंतु आंख की जो पलकें होती हैं, ये आंख की पलकें होती हैं, इनके अंदर ये आंख की पलकें होती है और इन पलकों के ऊपर जो अधिचर्म की कोशिकाएं होती हैं वो कैसी पाई जाती है? बिल्कुल पतली पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? पतली पाई जाती है। यहां तक आपकी बात समझ आ गई, ठीक है। तो हथेली और तलवे की कोशिकाएं मोटी हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि अधिचर्म की जो कोशिकाएं होती हैं वो मानव के शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मोटाई के रूप में क्या है? पाई जाती है। जो मैंने आपको हथेली तलवों पर ज्यादा मोटी होती है, आईलिड जो होती है, आंख की पलकें होती हैं, वहां पर कैसी होती हैं? पतली होती है। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। देखिए, अब हम जब बात करने जा रहे हैं, हमने आपको बताया था कि मानव की जो अधिचर्म होती है वो कई स्तरों से, कई परतों से या अनेक परतों से मिलकर के बना होता है। आपको बताया ये कितने परतों से मिलकर के बना होता है? अधिचर्म जो होता है वो 5 स्तरों से मिलकर के बना होता है या 5 परतों से मिलकर के बना होता है, जिसे स्तरित उपकला ऊतक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्तरित उपकला ऊतक कहा जाता है। मानव में जो अधिचर्म का स्तर होता है, ठीक है, वो भीतर से, ये भीतर है,
भीतर से किस ओर आता है, बाहर की ओर आता है। मानव में अधिचरण का जो स्तर होता है वो अंदर से, अंदर का मतलब अंकुरण स्तर से लेकर के फिर सूल स्तर, कणिकीय स्तर, स्वच्छ स्तर और किण स्तर। तो भीतर से बाहर की ओर एपिडर्मिस का जो भाग होता है वो कितने भागों में बटा होता है, 5 भागों में बटा होता है भीतर से बाहर की ओर। तो ये यहां तक का भाग कहलाएगा एपिडर्मिस, और ये नीचे का जो भाग कहलाएगा वो कौन सा भाग कहलाएगा, डर्मिस वाला भाग कहलाएगा। कौन सा भाग कहलाएगा, डर्मिस वाला भाग कहलाएगा। बात समझ में आ गई आपके यहां तक। तो हमने आपसे ये बात की है केवल अभी तक। कौन सा भाग हो गया, ये हो गया आपका बाह्य त्वचा जो है या अधिचर्म है, जिसको आप लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, इस पर बात की। और आपको हमने बताया कि अधिचर्म जो होती है वो 5 स्तरों से मिलकर के बना होता है। अधिचर्म कितने भागों में बटा होता है, 5 भागों में बटा होता है। पहला मैंने आपको बताया किण स्तर, ठीक है। ये सबसे भारी स्तर, आपकी त्वचा का सबसे भारी स्तर होता है किण स्तर। किण स्तर के नीचे कौन सा स्तर पाया जाता है, स्वच्छ स्तर पाया जाता है, ठीक है। किण स्तर को इंग्लिश में मैंने आपको बोला था स्टेटम ऑफ या स्टेटम सिरोनियम के नाम से इसे जाना जाता है। स्टेटम ऑफ ल्यूसीडियम दूसरा स्तर होता है जिसे स्वच्छ स्तर के नाम से जानते हैं। तीसरा स्तर होता है कणीय स्तर। देखो किण स्तर और कणीय स्तर दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। कणीय स्तर को बोलते हैं स्टेटम ऑफ ग्रेनुलोसा, ठीक है। चौथा जो स्तर होता है उसे क्या बोलते हैं, सूल स्तर। चौथा स्तर होता है जिससे सूल स्तर, जिसको बोलते हैं स्टेटम ऑफ स्पिनोसम, SUM, ठीक है। और सबसे अंतिम स्तर है जिसे अंकुरण स्तर के नाम से जानते हैं, अंकुरण स्तर के नाम से जानते हैं। यानी कि ये अंकुरण स्तर होता है वो ठीक किसके पास पाया जाता है, चरम स्तर के पास पाया जाता है। अंकुरण स्तर होता है वो सबसे अंदर की ओर होता है, और अंदर की ओर भी किसके पास में पाया जाता है, डर्मिस लेयर के पास में पाया जाता है। डर्मिस स्तर के पास अंकुरण स्तर पाया जाता है। अंकुरण स्तर से बाहर की ओर सूल स्तर पाया जाता है। सूल स्तर से बाहर की ओर कणिकीय स्तर पाया जाता है। कणिकीय स्तर के बाद स्वच्छ स्तर पाया जाता है। स्वच्छ स्तर के बाद किण स्तर पाया जाता है। ये किण स्तर सबसे भारी स्तर होता है, ठीक है। कह सकते हैं किण स्तर के अंदर की ओर स्वच्छ स्तर पाया जाता है। स्वच्छ स्तर की ओर कणीय स्तर पाया जाता है। कणीय स्तर के अंदर की ओर सूल स्तर पाया जाता है। सूल स्तर के अंदर की ओर अंकुरण स्तर पाया जाता है। अंकुरण स्तर के बाद आपको बता दें चर्म स्तर पाया जाता है। चर्म स्तर भी 2 स्तरों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। चर्म स्तर भी कितने स्तरों से मिलकर के बना होता है, 2 स्तरों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है, ठीक है। आइए अब हम आपसे सबसे पहले बात कर रहे हैं किण स्तर के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, किण स्तर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अब एक बार हम दोबारा से आपको डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको बता दिया अधिचर्म जो होती है उसको कितने स्तरों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। हाँ भाई, अधिचर्म को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। और पहला भाग है जिस पर हम बात कर रहे हैं किण स्तर पर। इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटम ऑफ, या इसको बोल सकते हैं स्टेटम, ठीक है, स्टेटम सिरोमिनियम, ठीक है। ये कहलाएगा किण स्तर पे बात कर रहे हैं। देखिए किण स्तर क्या है उस पर हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। पहले आप डायग्राम देखिएगा।
ये क्या है, मानव के अंदर ये रोम है। रोम आप जानते हो, बाल, हेयर, ठीक है। और ये बाल की क्या है संरचना, आपको बताइए। बाल की जो संरचना होती है उसके कितने पार्ट होते हैं? यहाँ पे हमने केवल 2 स्तरों पे बात कर रहे हैं। ये देखिए हेयर, जो आपका बाल होता है उसकी संरचना के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इसको बोलते हैं रोमकांड। ये सबसे बाहर की ओर होता है। ये अंदर की तरफ जो संरचना आपको दिखाई गई है इसे रोम मूल कहते हैं, और ये वाला जो भाग होता है उसे रोम पेपिला कहते हैं। परंतु इसके बारे में हम बाद में अलग से बात करेंगे, ठीक है। मानव रोम की संरचना पर हम बाद में अलग से बात करेंगे। फिलहाल हमने आपकी इसको बता दिया है कि मानव रोम की संरचना 3 भागों में बटी होती है। सबसे बाहर होता है बाहर की तरफ, उसे रोमकांड कहते हैं। रोमकांड जो के अंदर की तरफ जो त्वचा के अंदर होता है अधिचर्म वाले भाग में, ठीक है, वो रोम मूल कहलाता है। और सबसे अंदर की तरफ जो होता है जिसे क्या कहा जाता है? रोम पेपिला कहा जाता है। पर इस पे भी हम डिस्कस आपसे करने हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अधिचर्म की संरचना के प्रमुख भागों का। और अधिचर्म की संरचना को 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें से सबसे पहला स्तर है जिसे किण स्तर के नाम से क्या है जाना जाता है। आपको बता दें ये मानव की अधिचर्म का सबसे भारी स्तर होता है। ये जो स्तर मैंने आपको यहाँ तक बताया है ये कौन सा स्तर कहलाएगा? किण स्तर के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे किण स्तर के नाम से क्या है जाना जाता है। तो ये मानव की अधिचर्म का सबसे क्या होता है? बाहरी भाग होता है, ठीक है। दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। सिरोनियम इज द आउटर पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस, यानी कि किण स्तर जो होता है वो अधिचर्म का सबसे भारी क्या होता है? स्तर होता है, ठीक है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है? सिरोनियम या किण स्तर के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कैसी होती है? चपटी होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं? यहाँ पर चपटी होती हैं। एक बात तो ये याद रखें। दूसरी कैसी होती हैं? पतली होती हैं। कोशिकाएं फ्लैट होती हैं। दूसरी कैसी होती है? पतली होती है, थिन होती है। और इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है? शल्काकार, इसलिए मैंने शल्काकार संरचना यहाँ पे बनाया। इन कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? शल्काकार, यानी कि स्केल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। स्केल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। मैंने बताया किण स्तर सबसे भारी स्तर होता है। इसमें उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं चपटी होती हैं, पतली होती है और स्केल लाइक स्ट्रक्चर होती है, अर्थात शल्काकार संरचना के रूप में क्या है पाई जाती है, ठीक है। देखिए किण स्तर की कोशिकाएं कैसी होती हैं? निर्जीव हो जाती है। प्रारंभ में तो सजीव होते हैं परंतु धीरे धीरे कैसी हो जाती है? निर्जीव हो जाती है। इसकी कोशिकाएं, किण स्तर की कोशिकाएं जो होती हैं वो निर्जीव क्यों हो जाती हैं? ठीक है, इस पे बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको बता दें किण स्तर की कोशिका द्रव में, किण स्तर की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में, ठीक है, एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है एलिडीन। किण स्तर की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिस पदार्थ को क्या कहा जाता है? एलिडीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिडीन पाया जाता है। क्या हम कह सकते हैं किण स्तर की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? एलिडीन पाया जाता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं किण स्तर की कोशिका द्रव में एलिडीन पाया जाता है, और ये कोशिका द्रव में एलिडीन जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? सूख जाता है। एलिडीन जब सूख जाता है तो किण स्तर की कोशिकाएं कैसी हो जाती है? निर्जीव हो जाती है।
किरण स्तर के कोशिका द्रव में भरा हुआ एलिडीन जब सूख जाता है तो इसका कोशिका द्रव जब सूख जाता है तो सूखने पर किरण स्तर की कोशिकाएं कैसी हो जाती है, निर्जीव हो जाती है। और ये एलिडीन जो होता है, ये एलिडीन जो होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ये पदार्थ क्रिएटिन में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, क्रिएटिन के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अर्थात एक मृत पदार्थ के रूप में परिवर्तित होता है, और उस मृत पदार्थ में परिवर्तित होता है उसे क्या कहा जाता है, क्रिएटिन कहते हैं। इसी क्रिएटिन के द्वारा मानव के शरीर के अंदर बालों का निर्माण होता है। इनका निर्माण होता है, बालों का निर्माण होता है। इसी क्रिएटिन के द्वारा मानव के अंदर, क्रिएटिन के द्वारा किसका निर्माण होता है, बालों का निर्माण होता है। इसी क्रिएटिन के द्वारा मानव के अंदर नाखूनों का क्या होता है, निर्माण होता है। हेयर एंड नेल्स इज फॉर्म्ड बाय द केराटिन। ठीक है, तो केराटिन के द्वारा बाल और नाखूनों का निर्माण होता है। अन्य जैसे पशु होते हैं उनमें वहां पर केराटिन के द्वारा मृत जो पदार्थ होते हैं, मृत जो पदार्थ होते हैं उनसे किसका निर्माण होता है, यानी कि एलिडीन जब क्रिएटिन में बदल जाते हैं, क्रिएटिन एक मृत पदार्थ होता है। ये मृत पदार्थ से क्या है, उन जंतुओं में जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है, इनके अंदर किसका निर्माण हो जाता है, सींगों का निर्माण हो जाता है। तो क्रिएटिन के द्वारा गाय भैंसों के अंदर हॉर्न का क्या होता है, निर्माण होता है, सींगों का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। यह स्तर कैसा होता है, बहुत अधिक मोटा होता है। कैसा होता है, बहुत अधिक मोटा होता है। ठीक है, क्योंकि इस कोशिका के स्तर में आपको बता दूं क्यों मोटा होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, क्यों मोटा है ये दिखाई दे रहा है आपको, वैसे तो पतला स्तर दिखाई दे रहा है, ठीक है, परंतु इसमें कितने स्तर पाए जाते हैं, लगभग 8 से लेकर के 10 परतें पाई जाती हैं। किरण स्तर के अंदर कितने परतें पाई जाती हैं, कोशिकाओं की लगभग 8 से लेकर के 10 परतें पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए तलवा और हथेली जो होती है, तलवा और हथेली में जो किरण स्तर होता है वो कैसा होता है, मोटा होता है, जबकि पलके जो होते हैं उनमें किरण स्तर कैसा होता है, पतला होता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि एपिडर्मिस में, यानी कि अधिचर्म में उपस्थित कोशिकाओं की मोटाई कैसी होती है, मानव के शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों पर कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसलिए वहां पे मैंने बताया कि तलवा और हथेली पर कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है, आपको बता दूं ये किरण स्तर जो होता है वो कैसा होता है, निर्जीव होता है। ठीक है, कोशिकाएं पतली होती है, चपटी होती है। जो अंकुरण स्तर, ये अंकुरण स्तर सबसे नीचे स्तर होता है, मैंने आपको बताया। तो अंकुरण स्तर जो होता है उसमें लगातार क्या होती है, वृद्धि होती है। अंकुरण स्तर में क्या होती है, लगातार वृद्धि होने के कारण ये कोशिकाएं जो होती हैं वो ऊपर की ओर क्या हो जाती है, खिसकती जाती है। ऊपर की ओर क्या हो जाती है, अंकुरण स्तर की कोशिकाएं ऊपर की ओर खिसकती जाती है, जिससे त्वचा से धीरे धीरे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और जब ये त्वचा से अलग हो जाती है तो इससे क्या होती है, त्वचा जब अलग होती है तो त्वचा की क्या होती जाती है, सफाई हो जाती है। त्वचा जो होती है वो जीवाणु रहित होती चली जाती है। त्वचा कैसी होती चली जाती है, जीवाणु रहित हो जाती है। यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया, परंतु आपको हम यहाँ पे इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि हमारा यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा था वो किरण स्तर चल रहा था। इसलिए यहाँ पर हम एक चीज और पढ़ा चुके हैं, क्या इसे कहा जाता है, श्रृंगी भवन। श्रृंगी भवन, जिसको केराटिनाइजेशन के नाम से भी, केराटिनाइजेशन के नाम से भी यहाँ श्रृंगी भवन या केराटिनाइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि श्रृंगी भवन या केराटिनाइजेशन किसे कहते हैं, परिभाषा हमने दे दी आपको पहले कि मानव की अधिचर्म की बाहरी कोशिका, मानव के अधिचर्म की बाहरी कोशिका, बाहरी कोशिका स्तर कौन सा है, किरण स्तर। ठीक है, जो कैसा होता है, निर्जीव होता है। कैसा होता है, निर्जीव होता है। और निर्जीव स्तर में किसका निर्माण होता है, केराटिन का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, केराटिन का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, श्रृंगी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंगी भवन। श्रृंगी भवन की परिभाषा क्या हुई कि मानव में अधिचर्म के बाहरी कोशिकाओं में
मानव के अधिचरण की भारी कोशिकाओं में निर्जीव केरेटिन के निर्माण की क्रिया को या मृत केरेटिन के निर्माण की क्रिया को ही श्रृंगीभवन या केरेटिनाइजेशन कहा जाता है। एक सिंपल परिभाषा तो ये मानव में अधिचरण की भारी कोशिकाओं से निर्जीव या मृत केरेटिन के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्रृंगीभवन या केरेटिनाइजेशन। और भी इस परिभाषा को अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, मानव की अधिचरण की भारी कोशिकाओं में उपस्थित एलिडिन का केरेटिन में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्रृंगीभवन या केरेटिनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ये श्रृंगीभवन जो होता है इसके द्वारा, या श्रृंगीभवन जो होता है जिसमें किसका निर्माण होता है? केरेटिन का निर्माण होता है। ये केरेटिन क्या काम करता है? मनुष्य के अंदर बालों का निर्माण करने में सहायक होता है, नाखूनों के निर्माण की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। गाय भैंसों के अंदर मैंने आपको बताया सींगों के निर्माण की क्रिया में क्या होता है? सहायक। अर्थात हम कह सकते हैं कि केरेटिन जो होता है श्रृंगीभवन के द्वारा जो केरेटिन का निर्माण होता है ये मानव के बाह्य कंकाल के निर्माण की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। किसके निर्माण की क्रिया में सहायक होता है? बाह्य कंकाल के निर्माण की क्रिया में सहायक होता है। देखिए, मानव की अधिचरण जो होती है उसका किन स्तर के नीचे दूसरा स्तर पाया गया है। ये दूसरा स्तर है जो मैंने आपको ये दिखाया है। ये वाला जो स्तर है, ये वाला स्तर है, इस स्तर को किस नाम से जानते हैं? स्वच्छ स्तर के नाम से जानते हैं। ये पहला स्तर है किन स्तर, और इस दूसरा स्तर को बोलते हैं हम स्वच्छ स्तर, या इसे स्ट्रेटम ल्यूसिडियम के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेटम ल्यूसिडियम के नाम से इसे क्या है? जाना जाता है। देखिए, हम बात करते हैं इस तरीके से बोल सकते हैं कि किन स्तर जो होता है उसके नीचे की तरफ स्वच्छ स्तर या ल्यूसिडियम स्तर पाया जाता है। और आप देखिए, इस ल्यूसिडियम स्तर के नीचे एक तीसरा स्तर पाया जाता है जिसे कणीय स्तर के नाम से जानते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि कणीय स्तर के ऊपर की ओर कौन सा स्तर पाया जाता है? स्वच्छ स्तर पाया जाता है। किन स्तर के नीचे स्वच्छ स्तर पाया जाता है, या हम कणकीय स्तर के ऊपर की ओर क्या पाया जाता है? स्वच्छ स्तर क्या है? पाया जाता है। ये 3 से लेकर के 4 परतों से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। ये हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो स्वच्छ स्तर होता है इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ये स्वच्छ स्तर कैसा होता है? पारदर्शी होता है। इसलिए हम यहाँ पे कोशिकाओं के लेयर नहीं दिखा रहे। बाकी आपसे बात करें तो जो स्वच्छ स्तर होता है इसमें क्या है? 3 से लेकर के 4 परतें कोशिकाओं की क्या है? पाई जाती है। ठीक है, तो किन स्तर के अंदर की ओर क्या पाया जाता है? स्वच्छ स्तर पाया जाता है। स्वच्छ स्तर के अंदर 3 से लेकर के 4 स्तरों के रूप में क्या पाया जाता है? स्वच्छ स्तर पाया जाता है। स्वच्छ स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो भी कैसी होती हैं? यहाँ भी कोशिकाएं कैसी होती हैं? चपटी होती हैं। कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं? कोशिकाएं चपटी होती हैं। ठीक है, कोशिकाएं यानी कि स्वच्छ स्तर की कोशिकाएं चपटी होती हैं। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? पतली होती हैं। यानी कि स्वच्छ स्तर की कोशिकाएं चपटी होती हैं, कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं? पतली होती हैं। और इनकी कोशिकाओं के अंदर क्या भरा होता है? आपको बता दूं, इन्हीं की कोशिकाओं के अंदर एलिडिन भरा होता है। और इस एलिडिन का निर्माण किससे होता है? एलिडिन का निर्माण किससे होता है? केरेटोहाइलिन नाम का एक रासायनिक पदार्थ होता है। जब एक केरेटोहाइलिन नाम का जो रासायनिक पदार्थ का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। केरेटोहाइलिन का जब विघटन होता है तो किसका निर्माण होता है? एलिडिन का निर्माण होता है। केरेटोहाइलिन के विघटन से किसका निर्माण होता है? एलिडिन का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ये एलिडिन क्या काम करते हैं? कोशिकाओं को पारदर्शी बनाने का काम करते हैं। या हम कह सकते हैं कि एलिडिन के कारण ही यहाँ का जो स्तर होता है या स्वच्छ स्तर होता है वो कैसा होता है? पारदर्शी होता है। या हम कह सकते हैं स्वच्छ स्तर कैसा होता है? पारदर्शी होता है। इसे अवरोधक स्तर भी कहते हैं।
क्या कहते हैं इसे? अवरोधक स्तर भी कहते हैं, बैरियर लेयर भी कहा जाता है, अवरोधक स्तर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें त्वचा जो होती है, क्योंकि इसमें क्या है, जो त्वचा होती है वो जल रोधी होती है। कैसी होती है? जल रोधी हो जाती है। त्वचा कैसी हो जाती है? जल रोधी हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपको हम बता दें, एपिडर्मिस जो होती है, मानव की त्वचा की जो बाह्य परत होती है जिसको आप लोग एपिडर्मिस कहते हैं, ये एपिडर्मिस जो होती है वो जल का अवशोषण नहीं करती है। बाकी जैसे तेल है, ठीक है, बाम है या विक्स वगैरह है या अन्य पदार्थ होते हैं, उनका ये त्वचा हमारी क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। परंतु जल क्या होता है? जल को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जल का अवशोषण नहीं करते। मानव की त्वचा या मानव की अधिचर्म होती है वो जल का अवशोषण नहीं करती। तो एक बार फिर हम आपको स्वच्छ स्तर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, कणकीय स्तर के ऊपर स्वच्छ स्तर पाया जाता है या किण्व स्तर के नीचे क्या पाया जाता है? स्वच्छ स्तर पाया जाता है। 3 से 4 परतों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं। कैसी होती हैं? इसकी कोशिकाएं पतली होती हैं। इनके कोशिका द्रव में एलिडीन क्या होता है? भरा होता है, एलिडीन भरा होता है। एलिडीन का निर्माण जो होता है केरेटोहाइलिन के विघटन से किसका निर्माण होता है? एलिडीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एलिडीन का निर्माण होता है। ठीक है, इनके अंदर केंद्रक क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। केंद्रक नहीं होता है, यानी कि केंद्रक जो होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? पारदर्शक होती हैं, इसलिए इन्हें अवरोधक स्तर भी कहा जाता है। क्योंकि ये इसमें त्वचा जो होती है, क्योंकि ये त्वचा में जो जल होता है उस जल के प्रति कैसी होती है? जल रोधी होती है, अर्थात त्वचा में जल को प्रवेश करने से क्या करती है? रोकने का कार्य। ठीक है, देखिए, आज हमने अभी आपको अधिचरण के 2 पार्ट्स पर ही बात किया। अभी अधिचरण के 3 स्तर और शेष रह गए, जिनमें हम आपको पढ़ाएंगे। तीसरा कणीय स्तर पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको स्थूल स्तर पढ़ाएंगे। स्थूल स्तर के बाद आपको कौन सा स्तर पढ़ाएंगे? सबसे आंतरिक स्तर होता है जिसे अंकुरण स्तर कहते हैं। अंकुरण स्तर ठीक किसके पास में पाया जाता है? चर्म स्तर के पास में पाया जाता है। फिर हम आपको चर्म स्तर के 2 पार्ट्स पर चर्चा करेंगे, तब जाकर के त्वचा की औषधि क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए, आज केवल बस इतना ही। हम यहाँ तक केवल अधिचरण के केवल 2 स्तरों पर बात की है, किण्व स्तर और स्वच्छ स्तर। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर बात, ठीक है, अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना। थैंक यू वेरी मच।